हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, ये जगाधरी वर्कशॉप का ये क्वेश्चन है और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें 60 तक का क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया गया है विश्लेषण के साथ। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 61 से हम लोग शुरू करेंगे। 61 से 61 क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं 61 से। ठीक है, चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव इज़ गिवन। मतलब कि जो मातृत्व अवकाश जो होता है, जो मेल एम्प्लॉय होते हैं रेलवे में उनको पैटर्निटी लीव मिलती है और जो फीमेल एम्प्लॉय हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है, तो पैटर्निटी लीव तो 15 दिन के मिलते हैं और जो मातृत्व अवकाश जो होता है मैटरनिटी लीव कैन बी गुड ऑफ 180 डेज। ठीक है, 180 दिन का हमको प्राप्त हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लीव है ये भी याद रखिएगा कि इसको एक ही स्पेल में लेना है। इसके लिए क्या है कि कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट डॉक्टर का चाहिए। जब से जो प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तब से डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा प्रेग्नेंट, और इसके आधार पर ले सकते हैं। डिलीवरी से पहले कभी भी 6 महीने का पीरियड तक ले सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोग यही करते हैं कि जब 1-2 महीने बचता है तो लेते हैं, इससे परेशानी थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के समय उनको हेल्प हो जाती है। तो आपको याद यही रखना है कि 180 डेज़ का ये लीव है और 1 स्पेल में लेना है। 2 बच्चे तक का ये मिलता है। अगर खुद जो फीमेल एम्प्लॉय है, रेलवे कर्मचारी हैं, उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी का हस्बैंड अगर एम्प्लॉय है तो उनकी पत्नी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एम्प्लॉय है, फीमेल है तो मिलेगा और इसको एक स्पेल में ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्या है, इन हाउ मेनी मंथ्स पैटर्निटी लीव टू बी यूज्ड। मतलब कि जो कितने महीने के भीतर, कितने महीने के अंदर जो है पैटर्निटी लीव हम लोग ले सकते हैं, कितने यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है 6 मंथ, विद इन 6 मंथ में इसको ले सकते हैं और ये 15 डेज़ का होता है। ये भी एक ही स्पेल में लिया जाता है। ठीक है, यदि कोई मेल एम्प्लॉय है, रेलवे एम्प्लॉय है, मेल है और उसको जो 2 बच्चे तक में 2 बार उसको 15-15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगा। यदि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक ही बार में 2 बच्चे होते हैं तो उनको एक ही बार मिलेगा। ठीक है, और यदि फर्स्ट टाइम एक बच्चा होता है, सेकंड टाइम जुड़वा बच्चा होता है तो भी 2 बार मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से इसमें रूल्स हैं। 6 महीने के भीतर उसको ले लेना है, जो बच्चे का जन्म होगा उसके 6 महीने के भीतर ले लेना है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो कि आपके पास अगर पीटीओ होगा उसमें भी लिखा होगा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर उसका कहा जाता है। तो 63 है, उसका हो जाएगा सी। ठीक है, और जो कितने मिलते हैं ये भी आपको याद रखना है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो है, कितना भी बड़ा कर्मचारी हो या कितना भी छोटा कर्मचारी हो, सबको 4 ही मिलते हैं, किसी को 5 या 6 नहीं मिलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है कि एक बड़ा ऑफिसर है जेएजी का या एसएजी का, या जो रेलवे का बोर्ड मेंबर है उसको कितना मिलता है, तो उसको 4 ही मिलते हैं। सबको पीटीओ 4 ही मिलते हैं, पास की संख्या उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए 63 हो गया, 64 देखते हैं। विद विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ क्युमुलेटिव इफेक्ट इज, ये जो पेनाल्टी है, ये पेनाल्टी है, शास्ति है एक प्रकार की। तो इस ये किस में आती है ये आपसे पूछ रहा है। तो विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट रहेगा, ठीक है, या विथ होल्डिंग ऑफ पास पीटीओ रहेगा, या विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन जो रहेगा, ये सब माइनर पेनाल्टी में आते हैं। ठीक है, तो 64 का हो जाएगा ए। चलिए 65 देखिए, देखिए हिंदी वालों को थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा इधर करता हूँ। चलिए 65, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इश्यूएंस ऑफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मतलब कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होता है उसमें मेजर पेनल्टी में ये कौन सा है। ठीक है, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज इन मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी होता है SF5 और माइनर पेनल्टी होता है SF11। याद रखिएगा, मेजर पेनल्टी होता है SF5 और माइनर पेनल्टी जो होता है SF11। और स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी पेनल्टीज़ हैं SF11 तक,
उसके बाद भी हैं एक दो, वो भी आपको याद रखना है, जिसमें कि रूल्स है कि राष्ट्रपति, जैसे कोई एम्प्लॉई अगर रिटायर हो गया है तो उस पर पेनाल्टी लगाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसे 11 के बाद भी एक दो हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। सभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर SF5, SF11, SF2 ये सब पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सभी याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए कौन सा हो गया, 65 हो गया, 66 चलते हैं। Which of the standard form is required to be used for issuing the order of deemed suspension? देखिए हमने बार बार बोला है आपको कि डीम्ड जैसे ही लगता है SF2 समझिएगा उसको, ठीक है। तो SF2 लगाएंगे, ठीक है। 66 का हो जाएगा B। उसके बाद 67 देखिए, चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर्स कांट वर्क इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री एक्ट भी आपको पढ़ना होता है, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट पढ़ना भी, फैक्ट्री एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, हाँ, चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर्स कांट वर्क इन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में अगर बच्चा है, चिल्ड्रन की कैटेगरी में आता है, जो 14 साल से कम का है उसको चिल्ड्रन कहा जाता है, ठीक है। और 14 साल से 18 साल के बीच का होता है उसको किशोर कहा जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री में 14 साल से या 15 साल से कम के जो हैं उनको काम करना जो है वर्जित है। तो इसका 67 का हो जाएगा D, 15 ईयर्स। ये चिल्ड्रन नहीं है, ये जो है तो एडल्ट है, इसमें एडल्ट नहीं पूछा है, चिल्ड्रन पूछा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अगर 14 होता तो वही आंसर होता, लेकिन 15 है तो भी वही आंसर है। तो 67 का हो जाएगा D। 68 देखिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होते हैं, कल्याण विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं, उसको वो जो वर्क है उनका पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग तो हो गया ओपन लाइन का, और मैकेनिकल भी हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल भी नहीं हुआ, ये पर्सनल का होगा। और वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है आप लोग भी दे सकते हैं, हेल्पर भी दे सकते हैं। इसमें सिर्फ एक लेबर जो कानून होता है उसमें डिप्लोमा की डिग्री आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई भी वेलफेयर इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो 69 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ CNW बीइंग यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो CNW होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का है, ठीक है, सबको मालूम है, कैरेज एंड वैगन होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा A, 69 का A। आगे देखिए 70 70 क्या बोलता है, इनकेशमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर डैश नंबर ऑफ LAP लीव, मतलब कि जो रिटायर्ड जब होते हैं तो उस समय जो आपकी छुट्टियां जमा रहेगी, लास्ट में LAP, ओनली LAP जमा रहेगी, और तो उस समय जो आपके बेसिक होंगे, उस समय जो आपकी सैलरी होगी, उसके अनुसार आपको 300 डेज, 30 डेज, 300 डेज का जो LAP का जो वेतन बनता है उसका पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 300 होता है। और बीच में भी LAP आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो कैसे बेच सकते हैं, यदि आपके लीव अकाउंट में 40 LAP हो, क्योंकि 10 से एक बार में 10 LAP सेल कर सकते हैं, और 10 जो माइनस करने के बावजूद भी 30 बच जाए तो आप उसको बेच सकते हैं, 6 बार बेच सकते हैं पूरे सर्विस में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, वो इनकेशमेंट ऑफ लीव जो 10 वाला आएगा ऑप्शन, तो उसमें 10 लगाइएगा, 10 LAP आप बेच सकते हैं। उसके लिए एक पास या एक PTO निकालना होगा। घूमने का आपको बताना है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने के नाम पर आपको पैसा मिलेगा, पास PTO का टिकट कटाना होगा और जाके घूम के आ सकते हैं। 10 LAP का जो आपकी सैलरी अब इस समय बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 LAP का पैसा मिल जाएगा। ऐसा 6 बार पूरा सर्विस पीरियड में कर सकते हैं, 10-10 का, यानी कि 60 LAP बेच सकते हैं। एक बार जब 10 LAP लेते हैं उसके बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए अगले बार अप्लाई करने के लिए। तो ये सब नियम याद रखिएगा, ठीक है। 70 हो गया। 71 देखिए, ठीक है। चलिए 71 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM। PNM का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो पीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग ले लेंगे डी, याद रखिएगा, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ठीक है, तो चलिए 72, चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय इज गिवन अप। अब एक चाइल्ड केयर लीव भी होता है जो कि फीमेल एम्प्लॉय को ही मिल सकता है, और 730 दिन का होता है वो। ठीक है, 730 डेज का होता है। ये जो है इसलिए मिलता है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है उसके बच्चे अगर किसी प्रकार से बीमार है या उनका बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, तो बच्चे की देखभाल के लिए लुक आफ्टर के लिए उनको मिलता है, और 730 डेज़ का मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक स्पेल में कम से कम 15 लेना है। ठीक है, और एक बार में 15-15 करके एक वर्ष में 3 स्पेल तक ले सकते हैं। और इसी तरह जैसे एलएपी आप लेते हैं तो आपके अकाउंट से एलएपी कट होता है, उसी तरह चाइल्ड केयर लीव भी 730 में से अगर 15 लेते हैं तो आपका 15 कट गया, फिर 15 लेंगे तो 15 कट गया। ऐसे ऐसे आप हमेशा ले सकते हैं जब तक कि 730 दिन ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, और बच्चे की उम्र 18 क्रॉस नहीं कर जाए। यदि बच्चा विकलांग है तो ऐसे जो फीमेल एम्प्लॉय है उसके बच्चे अगर विकलांग है तो उसको बाद में भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। तो ये सारे नियम को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी रूल्स से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 73 चलते हैं। ही गॉट टू टायर्ड, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। गॉट टू टायर्ड, वो बहुत बीमार पड़ गया। ओवर वर्क, क्या है, बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, मतलब कि ज़्यादा काम आने की वजह से थक गया। ठीक है, थक गया। तो 73 का हो जाएगा ए। 74 देखिए, बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट, देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, ये हो जाएगा ए। 74 का ए हो जाएगा। 75 देखिए, चूज द एंटोनिम, एंटोनिम जो होता है उल्टा। ठीक है, जो आपका दिया हुआ है उसका उल्टा होता है, तो आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं। देखिए, ब्लंट, ब्लंट माने होता है मंद बुद्धि। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तेज क्या होता है, शार्प होता है, यानी कि इसका सी हो जाएगा। 76 देखिए, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मानव निर्मित का मतलब हो गया उसका उल्टा हो जाएगा नेचुरल, यानी कि अपोजिट। उसके बाद 77 देखिए, फ्रेश, फ्रेश तो आप जानते ही हैं, फ्रेश मतलब ताज़ा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बासी, यानी कि स्टेल, इसका मतलब होता है बासी। ठीक है, इस पे वर्ड पर जिसका कमांड है वही इसको मार सकता है। देखिए, इस तरह की अंग्रेजी का 5 या 6, 8, 10 प्रश्न जो है सभी डिवीज़न में पूछे नहीं जाते हैं। आप अपने डिवीज़न में देख लीजिएगा कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अंग्रेजी से कुछ क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, यदि आए हैं तो उसी पैटर्न पर ही अपना क्वेश्चन को याद कीजिएगा। आप तैयारी भी उसी पैटर्न पर कीजिएगा, क्योंकि उसी पैटर्न पर ही एग्ज़ाम लेने की संभावना है। इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है। और साथ ही आप पिछले जो आप जिस डिवीज़न में काम करते हैं उस डिवीज़न में पिछले साल जो कुछ भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, और उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द मिलता जुलता भी क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको फिर से दोबारा पूछ ले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अवेयर, अवेयर मतलब क्या होता है, सतर्क होता है। ठीक है, बीवेयर ऑफ डॉग, ऐसा देखे होंगे, कुत्तों से सावधान। तो अवेयर का मतलब हो गया सतर्क। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा अवेयर है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान। ठीक है, तो सतर्क हो गया और अनजान हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 79 देखिए, SHRINK, श्रिंक। ठीक है, श्रिंक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, श्रिंक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड। उसी तरह 80 है, रेयरली है, रेयरली, तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आगे देखते हैं, चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। अब देखिए, इसका स्पेलिंग आपको चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो अपोजिट, अपोजिट का क्या होता है, OPPOSIT, ऐसे ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा बी। बी में देखिए OPPOSITE है। ठीक है, उसके बाद 82 देखिए, बिगिनिंग,
बिगनिंग का स्पेलिंग क्या होता है? बिगनिंग, बिगनिंग का हो जाता है BEGINNING, यही होता है ना, तो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 83 देखिए, एम्बुलेंस, AMBULANCE, इसमें है, इसमें है, ए में है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश का चैप्टर खत्म हो गया। अब थोड़ा आ गया है जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज भी यहाँ पूछा गया था। जगाधरी वर्कशॉप, नीति आयोग हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय रिप्लेसिंग। देखिए नीति आयोग जो बनी है, आपको मालूम होगा कि पहले एक योजना आयोग चलती थी, ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेस करके, यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। जनधन योजना इज एम्ड एट, जनधन योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी, 85 का हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद 86 देखिए, 86 देखिए, इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एट ऑन, जो इन्वायरमेंट डे होता है, यानी कि इन्वायरमेंट डे तो 5 जून का होता है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को होता है, ठीक है। 86 का हो जाएगा ए, याद रखिएगा 86 का ए। आगे देखिए 87, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इन सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 नवंबर 1949 से आज तक संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, यानी कि 26 नवंबर। उसके बाद 88 का देखिए, हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इन, जो वेलोसिटी जो है साउंड का सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये स्टील में होता है, ठीक है, 88 का हो जाएगा सी, ठीक है, 88 का हो जाएगा सी। उसका 89 देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रियोन, ठीक है, फ्रियोन गैस ही होता है, ठीक है, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, CFC। और इसी गैस की वजह से जो है ओजोन में जो है छिद्र हो रहा है, जिसके वजह से पराबैंगनी किरण जो आने की चांसेस ज़्यादा हैं धरती पर, तो ये सब भी याद रखिएगा, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। 90 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को याद रखिएगा, पिंक सिटी। 91, कन्वर्ट रेट 20465.25 इंटू पैसा, इतना रुपया है, इसको पैसा है, ठीक है, 1 रुपया है तो आपके पास कितने पैसे हैं? 100 पैसे हैं। जितना रुपया है उसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अगर इतना में 100 से गुना कीजिएगा तो इसका पॉइंट निकल जाएगा, तो जितना ये लिखा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 246,525 पैसा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 92 देखिए, देर आर 12 पेंसिल इन ए पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स में 12 पेंसिल हैं, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स इज़ 42 रुपीज़, यानी कि एक पेंसिल बॉक्स का कीमत 42 रुपया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट, 1 पीस पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो 12 है तो क्या करेंगे, 42 में 12 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 36 42, 3 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। 92 का हो जाएगा सी। ये सब मैथ के लिए पेन कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 93 देखिए, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 55, व्हाट इज द नंबर, किसी संख्या का 1/4 जो है 55 है, तो उस संख्या क्या होगा? तो संख्या उसका 4 गुना होगा, तो 55 का 4 गुना क्या होगा? 220 हो जाएगा। 93 का हो जाएगा बी। उसके बाद 94 चलिए, हाउ मेनी साइड्स ए सर्किल हैज, एक सर्किल जो होता है वृत्त, इसमें कितने भुजाएं हैं? इसमें भुजा तो होता ही नहीं है, ये तो इसमें होता है डायमीटर, और इसका आधा होता है त्रिज्या, ठीक है, यही तो होता है, या जीवा होता है, ठीक है, या चाप होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 0। 94 का हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं 95 में,
टुडे इज सैटरडे, आज शनिवार है। आज शनिवार है तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमने मान लिया है कि टुडे इज सैटरडे। जब इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप समझ जाइए, ये मान के चलिएगा कि आज सैटरडे है, तो आपको आसानी होगा बनाने में। अच्छा, उसके बाद आफ्टर 35 डेज व्हाट विल बी द डे, आज से 35 दिन बाद जो 36वां दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। तो देखिए, यदि आज 1 तारीख है और आज संडे है, तो आज से 8 तारीख को, यानी कि 7 दिन के बाद जो 8 तारीख होगा 1 + 7 वो भी संडे होगा। फिर उसमें 7 जोड़िएगा तो 8 × 7 15 हो जाएगा। 1 का 7 8 हो गया, 8 × 7 15 हो गया, 15 × 7 22, 22 × 7 29, ये सब संडे हो जाएगा +7 होने पर। तो उसी तरह 35 क्या है, 7 से कटने वाला है, तो 35 जोड़िएगा तो भी संडे, उसी दिन वही सेम डे होगा, यानी कि सैटरडे होगा। 95 का हो जाएगा बी। उसके बाद 96 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, यानी कि ये रीजनिंग है। 10 है, 20 है, फिर 40 है, यानी कि 10 दूना 20, 20 दूने 40, 40 × 2 80, 80 × 2 160, 160 × 2 320, यानी कि दोगुना कर दिया गया है, सबको ट्वाइस कर दिया गया है, तो 26 का हो जाएगा ए। 96 का ए। 97, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी मिसिंग नंबर है। 1 4 9 16 25, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया गया, तो आगे हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 98 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें फिर से मिसिंग नंबर 1 11 21 31 41, यानी कि 1 + 10 10 + 1 + 10 यानी कि 11 11 + 10 21 21 + 10 31 31 + 10 41 41 + 10 51, आंसर इसका हो जाएगा 99। देखिए, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। इफ ईच नंबर इज मल्टीपल्ड बाय 2, यदि प्रत्येक को 2 से गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एवरेज निकालने के लिए जिस अंक से डिवाइड करते हैं वो सेम है। तो अगर ऊपर वाला अंक को आप डबल करते हैं तो इसका एवरेज भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 99 का ए। 100 का देखिए, इफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इज ट्यूसडे, जनवरी का पहला दिन अगर ट्यूसडे है, व्हाट विल बी 14th डे ऑफ द मंथ। 14 14वां दिन है, ठीक है। 14 प्लस नहीं बोला है, अगर प्लस बोलता तो 15वां दिन होता, यानी कि 1 तारीख है और 7 तारीख पूछ रहा है। फिर 1 तारीख 8 तारीख को हमने बताया था कि 1 तारीख को अगर संडे है तो 8 तारीख को संडे होगा, यानी कि +7, लेकिन यहाँ +7 नहीं करना है, +6 ही करना है, ठीक है, यानी कि +13 करना है। तो आपको एक दिन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि मंडे हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस महीने की 1 तारीख भी ट्यूसडे है, ठीक है। और 14 जो ये मार्च है वो कौन सा दिन आता है आप देख लीजिए, ठीक है। 100 देख लीजिए, हो गया। 101 अब राजभाषा आ गया, ठीक है। राजभाषा, अपनी राजभाषा यानी कि भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए 1 से शुरू करते हैं, 101 से। व्हेन हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड, हिंदी दिवस को कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 14 सितंबर को करते हैं, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को अपना हिंदी राजभाषा बन गया था। इसी वजह से तब से लेके आज तक हम लोग 14 सितंबर को राजभाषा के क्या है, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 101 का हो जाएगा ए। 102 देखिए, हिंदी दिवस इज रिटेन इन विच स्क्रिप्ट, हिंदी जो है किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। उसके बाद 103, 8 अपेंडिक्स डील्स विथ, जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है, संविधान में जो 8वीं अनुसूची है जो जोड़ी गए हैं उसमें 22 भाषाओं का संकलन किया गया है, ठीक है। तो 8th अपेंडिक्स है डील्स विथ लैंग्वेज, मीन्स 22 लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं जोड़ी गई है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है।
103 का हो जाएगा ए। 104 इन विच लिंग्विस्टिक रीजन इज द कैपिटल दिल्ली इंक्लूडेड। जो 3 रीजन में डिवाइड किए गए हैं हमारे राजभाषा के अनुसार संपूर्ण भारत को, उसके तहत दिल्ली जो है ए रीजन में आता है, तो इसका हो जाएगा ए। 105 देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन ऑन। अच्छा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, कब पास हुआ था, तो 14 सितंबर 1949 को पास हुआ था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 105 का बी, 105 का बी। चलिए 106 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कम अंडर सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 है संविधान की धारा सेक्शन 3 है, उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स कुछ दिए गए हैं जिसको कि दोनों भाषाओं में जारी करना है, ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, टेंडर हो गया, नोटिस हो गया, या और भी कई तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दोनों भाषाओं में जारी किया जाना है, लेकिन इन्विटेशन नहीं है उसमें, ठीक है। इन्विटेशन तो किसी को आमंत्रण था, आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। 106 का हो जाएगा सी। देखिए, अगर ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज की धारा 3(3) है वो कब हुआ, कब अफेक्ट हुआ, तो वो 26 जनवरी 1965 को अफेक्ट हुआ, 26 जनवरी 1965, ठीक है। उसके बाद 107 देखिए, इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 10/5/1963 को पास हुआ, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंड कब हुआ, ठीक है। तो अमेंडेड अगर पूछेगा तो 1967 हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के बारे में पूछेगा तो 1976 हो जाएगा, ठीक है, 1976। तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चन जैसा दिखता है, लेकिन इसका आंसर अलग अलग है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। हम तो आपको पढ़ने के लिए दिए हैं, उसको पढ़िए, सब कुछ उसमें अच्छा से लिखा हुआ है। 108 को देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कोरस्पॉन्डेंस द होल ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। जो भारत जो है हमने आपको बताया अभी कि 3 भाग में उसको बांटा गया है, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें तो क, ख और ग क्षेत्र में बांटे गए हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने रीजन में, 3 रीजन में, इसका हो जाएगा ए। कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये भी हमने आपको सब कुछ दे दिया है, तो सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि किसी स्टेट का नाम लेके आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा रीजन में आता है, जैसे कि अभी दिल्ली का इस क्वेश्चन में पूछा है। चलिए 109 देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी भारत सरकार की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर स्टेट का अपना, स्टेट तो छोड़िए, एक जिला में ही कई भाषाएं होते हैं, उसका टोन तो एक दूसरे गांव में जाने से ही टोन बदल जाता है। इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। 109 का हो जाएगा बी। 110 देखिए, ट्रिलिंगुअल मीन्स, जो त्रिभाषी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है, या हिंदी है या इंग्लिश है, इसी को ट्रिलिंग्वेज कहा जाता है। तो 110 क्वेश्चन हो गया है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी मटेरियल हमने आपको दिया है, ध्यान से उसको पढ़ते रहिए। एक एक PDF को खोलिए, एक एक वीडियो को पढ़िए, और एक ही दिन में 4-5 जो है ना नोट्स को नहीं पढ़िए, एक दिन में एक ही पढ़िए। कम से कम 500 नहीं, 200 क्वेश्चन को एक बार में पढ़िए, या 100 क्वेश्चन को एक बार में पढ़िए। फिर दूसरे दिन भी उतना ही क्वेश्चन पढ़िए। वीडियोज़ को नियमित रूप से देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और टेस्ट जो हमारा चलता है एवरी संडे, टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट देने से आपको जो है ना, हम शुरू से बताते ही आए हैं कि टेस्ट देने से ही आपका एक डर, टेस्ट के प्रति डर भय खत्म होगा, क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होगा। यदि आप गलती लगाते हैं तो बाद में आंसर जब मिलती है तो आप मिलाते हैं तो आपको गलती का एहसास होता है। तो टेस्ट भी देना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।